Hello students, class 11th accountancy chapter 20 financial statement excluding adjustment या without adjustment। क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? In a manufacturing concern, opening stock consists of option A, raw materials, option B, work in progress, option C, finished goods, or option D, all of these या all of the above। क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो किस चीज से बनेगा। देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो सामान को उत्पादन कर रहा है, उसके लिए आपका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, या फिर यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका एक वाइड टर्म है और स्टॉक उसका एक छोटा सा पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री के बारे में अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इन्वेंट्री जो है ऑन स्टॉक, ये आपका इन्वेंट्री और ये स्टॉक इसका एक पार्ट है। तो अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में आपका आता है आपका स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ यानी सेमी फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब कह सकते हैं कि स्टॉक का मतलब हो गया जो आपका कंसर्न है स्टॉक से, वो जनरली जो बिजनेस में जो फिनिश गुड्स है उससे कंसर्न करता है। लेकिन इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स या फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री में सब आता है। यानी इन्वेंट्री में टोटल चीज आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। जबकि स्टॉक का जो सेंस लगा करके यहाँ पे है, स्टॉक का मतलब हो गया यहाँ पर फिनिश गुड्स के कंसर्न में स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर बात करके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें कि अगर आप सामान का जो उत्पादन हो रहा है वहां पर ओपनिंग स्टॉक किसको मानेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ फिनिश गुड्स को नहीं मानिएगा, है ना, या फिर सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं। रॉ मटेरियल का मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप तो रॉ मटेरियल होगा, जैसे मान लो आप फर्नीचर ही बना रहे हो तो जो लकड़ी है, कटहल जो है जिससे फर्नीचर बनना है ना, ऐसे मान लीजिए ये है, इससे फर्नीचर आपका बनना है, तो ये क्या है, ये आपका रॉ मटेरियल है। तो साल के अंत में जो रॉ मटेरियल बचेगा वो साल के शुरुआत में ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगा साल के अंत में। ऐसा नहीं है कि जो लकड़ी का आया है, लकड़ी का कटहल जिससे बनना है आपका फर्नीचर, वो साल के अंत में सारा खत्म हो जाएगा और फिर से साल की शुरुआत में बचा। साल के अंत में कुछ तो बचेगा ना, जिसे बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वही नेक्स्ट ईयर बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपका इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक के तौर पे या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, बिल्कुल ये तो सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे क्या कंसिस्ट, क्या किस किस चीज से मिल करके बनता है, बोलता है कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये तो होगा ही होगा। अच्छा,
जब इस लकड़ी पे काम शुरू हुआ होगा, अगर फर्नीचर ही मान लीजिए एक चेयर ही बनना शुरू हुआ होगा, तो चेयर आधा अधूरा भी बना होगा, पूरा चेयर अभी नहीं बना होगा। तो इसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें काम चल रहा है। अब अगर आप इमेजिन करो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सामान का उत्पादन हो रहा है, वहाँ क्या साल के अंत में सारा गुड्स को फिनिश कर दिया जाएगा? एकदम ऐसा काम होगा कि साल के अंत में सब फिनिश कर देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या करना है आपका कि जो भी आपका सामान बन रहा है वो साल के अंत में भी बनते बनते आधा अधूरा बना हुआ रहेगा, उस पर काम चलते रहेगा, लगातार इस पर काम चलता रहेगा। इसका डेंटिंग पेंटिंग, इसको जो उसका फर्नीचर को बनाने का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा, और आधा अधूरा फर्नीचर साल के अंत में भी रहेगा, जिसे हम बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा सामान साल के अंत में, तो वही नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री इन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये भी होगा ओपनिंग, ये भी होगा ओपनिंग। अब जब सामान पूरे तरीके से चेयर फर्नीचर जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। साल के अंत में बनकर तैयार अगर हो गया तो उसको साल के शुरुआत में बोलेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये भी आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये होगा। यानी अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस के बारे में सोचो तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? तो रॉ मटेरियल जो बचा है साल के अंत में, साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। साल के अंत में जो काम जिस पे बचा हुआ है सेमी फिनिश गुड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वही साल की शुरुआत में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और सामान जो फिनिश हो गया है वो क्या होगा? तो वो भी आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल सारा आ जाएगा। इसको हटाता हूं। Sales are equal to, सेल्स किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। बी कह रहा है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, समझाएंगे इसको। और सी कहता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एस यू जी एस भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, अभी पूरा लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड। और डी कहता है आपका नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो दो चीजें आप यहां पर होती है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेडिंग अकाउंट की ही बात कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कहता है कि सेल्स किसके बराबर होगा। हम निकाल लेंगे यहीं पर से, ये आपका डेबिट साइड हो गया। चलो यहाँ तक मान लेते हैं, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैसे लिखते हैं? तो यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 100 रुपए का मान लो आपने सामान बेचा, नेट सेल्स 100 रुपए का,
फिर क्या लेते हैं आप, तरीके से समझाते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग में भी लेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाएगा। तो ये मान लो है आपका 50 रुपये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक, मान लेते हैं 10 रुपये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेते हैं आपका नेट परचेज, यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये मान लो 50 रुपये का लिए, ठीक। और लेते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी होगा, वेजेस होगा, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री फिटिंग, गैस फ्यूल पावर, ये सब कुछ अगर लेते हैं तो 70, ठीक है, 70, 10 रुपये ले लेते हैं। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका, है ना, ठीक है, एक लमसम अमाउंट लेते हैं, इसको हम 40 ले लेते हैं, 40, 60, है ना, तो होगा 90 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन निकालने का आपका इन सारे को जो है यहाँ पर आप और क्या लिख सकते हैं, इन सब की जगह COGS भी लिख सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो करके हम लोग को चलना है। चलिए, इसकी जगह पे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी आप लिख सकते हैं COGS। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम इसी एग्जाम्पल से निकाल के आपको समझा देंगे। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ हम समझाते हैं। COGS लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, यानी परचेज माइनस परचेज डन, इसको लिखते हैं नेट परचेज, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। यही होता है फॉर्मूला COGS का। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10 रुपये, प्लस नेट परचेज यानी परचेज माइनस परचेज डन कितना है, 40 रुपीज, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 10 रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कितना है, 50 रुपीज। देखिए 10 और 40, 50 और 10, 60, 60 में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए तो कितना आया आपका COGS, 10 रुपये, यानी 10 रुपये आपका अमाउंट यहाँ पे आया, ठीक है बात। 10 रुपये का आपका यहाँ पर अमाउंट है, जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, 10, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं, इन सबको हटा दे, ध्यान से देखिएगा, इन सबको हटा दें और यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं 10 रुपये, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ले लिए ना इसमें भी फार्मूला में, तो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। बोलिए दिख रहा है कितना ग्रॉस प्रॉफिट, 100 में से COGS 10 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 90 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। अब बोलता है कि सेल्स आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, ऐसे करते हैं, प्लस COGS, तो सेल कितना हो जाएगा, 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और COGS को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा। आइए तो अब यहाँ पे सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 90 रुपये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेल्स के। ये तो होता है सेल्स आर इक्वल टू, इसका मतलब ऑप्शन सही है। अब बाकी आप जो भी कर लो, COGS में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 10 में से 90 माइनस कर दिएगा तो क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा, कभी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट में से
क्या माइनस कर देंगे, सी और एस। माइनस अगर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 80 रुपया। कहाँ से निकलेगा आपका, नहीं निकलेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। बोलिए एकदम क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखते हैं। Outstanding wages is shown in trial balance it's shown in, फिर कहाँ दिखाएंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन ए कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट और डी ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा है, तो इसको फिर हम कहाँ शो करेंगे। अब चलिए बात को थोड़ा समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, ये है टीवी यानी ट्रायल बैलेंस। यहां दिखा रहा है वेजेस, ठीक है, मान लेते हैं 1000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखा रहा है 100 रुपये, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, बस ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक नेट परचेस रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहेगा, 2 वेजेस, ठीक है। अगर यही वेजेस जो है, ये जो आपका वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर है वेजेस, तो इसका मतलब कि ये वेजेस से एडजस्ट किया हुआ है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तब हम आपको पहले समझाते हैं, फिर समझाएंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर होने से और बाहर होने से क्या फर्क पड़ता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपया दिया हुआ है आपका, एडजस्टमेंट कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट, हालांकि ये एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सुन लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे 100 रुपये है। एडजस्टमेंट का मतलब कि ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस था जिसको अपना एक्सपेंस मानना था अकॉर्डिंग टू एक्रूअल सिस्टम, अपना एक्सपेंस नहीं माना। एक्रूअल सिस्टम क्या करता है, आपने कोई भी एक्सपेंस दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। इनकम के लिए भी वही है कि लिया हो या ना लिया हो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। तो अगर वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वेजेस जो है इसको अपना एक्सपेंस नहीं माने, जबकि मानना था।
तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल सिस्टम हम उसको जोड़ देंगे, अपना खर्च मानेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 100 रुपया, और यहाँ चाहिए तो सॉरी ये तो आपको नहीं है, ये तो आपका ट्रैवल्स यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे जगह ले लेते हैं ना थोड़ा, और इधर ये कितना है वेजेस बताइए तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 1000, ये मेरा एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिखाएंगे। एडजस्टमेंट में ये छूट गया, जबकि इसको अपना एक्सपेंस मानना था अकॉर्डिंग टू एक्रूअल सिस्टम, तो एक्सपेंस मानेंगे तो जोड़ देंगे इसमें और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 100। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, 1100 रुपया वेजेस है। ठीक है, तो एक तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएं, पहला बात बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये हो गया आपका एसेट और ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, जोड़ के अपना खर्च के तौर पे तो दिखा दिया 100 रुपया, लेकिन अब तक दिए नहीं है कि ये मेरा लायबिलिटी भी है, करंट लायबिलिटी है, दिखा दिए हम लायबिलिटी साइड में। यानी अगर एडजस्टमेंट में रहेगा तो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये बात तो नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां नहीं शो कर रहा है, कहां शो कर रहा है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 यहां शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है उसको हम शो कर दिए ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसका मतलब है कि वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको हम अपना एक्सपेंस मान लिए हैं, छूटा नहीं है, मान लिए हैं, तभी तो ट्रायल बैलेंस अंदर आया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेजेस है ना, इसको 100 रुपये यहाँ पर ऐड हम नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका कितना हो गया, वेजेस 1000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया आपका 100 रुपये। तो बोलिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आपका कितना दिखेगा, तो इसका जरूर ये मतलब है आपका कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ये वेजेस, तो यहाँ पर वेजेस जो है 1100 रुपये होगा ऑलरेडी, क्योंकि हम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग लेकर के आए हैं तो इसका मतलब कि वेजेस यहाँ पर जरूर उसमें जोड़ा गया होगा, वेजेस ऑलरेडी 1100 रुपये दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर वेजेस क्या लिख देंगे हम, सीधा 1100, क्योंकि अगर अंदर है तो इसका मतलब कि वेजेस से एडजस्ट कर दिया गया है, मतलब उसको 100 रुपये को इंक्लूड किया गया है वेजेस के अंदर, तो 1100 रुपये डायरेक्टली वहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा। और फिर यहाँ पे 1100 लिख देंगे, और आउटस्टैंडिंग है तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, यानी सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यहाँ पे जोड़ कर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर इसका मतलब जोड़ा हुआ है वेजेस में, यानी वेजेस वहाँ पे कितना दिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 1100 रुपये, तो फिर यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं। तो इसको सिर्फ आउटस्टैंडिंग में यानी लायबिलिटी है तो सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ दिखाएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड यानी बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज अ करंट एसेट, एज अ करंट लायबिलिटी ये दिखाएंगे। ठीक, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अगर यही एडजस्टमेंट में दिया रहता तब यहाँ भी दिखाते और यहाँ भी दिखाते, तो ऑप्शन ये सही होता है ना। यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तब क्या करते, तब यहाँ भी दिखाते जैसे अभी दिखाएं और यहाँ भी दिखाते, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने कर लिया है, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है इसको आपको समझना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या और ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या, और किस तरीके से ये प्रिपेयर होता है, ये तमाम बातें आपको जानना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आज हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी हम लोग देख लेते हैं। या चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 19 हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको और समझाना पड़ेगा, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस को भी इसमें समझाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज लेते हैं बच्चों, थैंक यू।